सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले 12th क्लास की सपोर्ट मटेरियल जो हिस्ट्री का है, चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है ईट मन के रस्तिया हड़प्पा सभ्यता। सो गाइस, हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड क्या है? 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व, जैसा सबको पता है। मगर इसमें क्या है, इसमें यहाँ पर हम यहाँ पे जीरो मान लेते हैं, और जो यहाँ की जो जितनी भी डेट्स है, आप ये डायग्राम देख रहे हैं, जो इस साइड की एरो की जो डेट है, इसे क्या बोलते हैं हिंदी में? ईसा, ईसवी, इसे बोलते हैं ईसवी। ओके गाइस, जीरो से जितनी भी इस साइड की जो डेट है उसे क्या बोलते हैं? ईसवी। और जो इस साइड की डेट है उसे क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व, यानी पहले का काल। ठीक है गाइस, ईसा पूर्व कहते हैं। ये हमेशा माइनस में जाता है, ये हमेशा प्लस में जाता है, ईसवी। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ आ रहा हो। तो गाइस स्टार्ट करते हैं स्मरणीय बिंदु से। तो पहला जो पॉइंट है, हड़प्पा संस्कृति के सिंधु नदी की घाटी में फैले होने के कारण सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा और 1 नंबर का सवाल भी आता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता ही क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सिंधु नदी के किनारे मिली थी, ठीक है, वो सभ्यता, इसीलिए उसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं और सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। 2 नाम हो गए। ठीक है। इस पुरातात्विक सांस्कृतिक शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं को ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र और कालखंड से संबंधित होते हैं। यानी इन्होंने बताया पुरातात्विक जो शब्द है वो पुरातात्विक संस्कृत शब्द है। कौन सा शब्द है गाइस? संस्कृत शब्द है। ठीक है, कौन सा शब्द है? संस्कृत, जो किसके लिए यूज किया जाता है? पुरावस्तुओं के समूह के लिए। जितनी भी पुरानी वस्तुएं जो प्राचीन काल से जुड़ी हुई है या इतिहास से जुड़ी हुई है, तो उसमें उसका इसके लिए यूज किया जाता है, जिसमें कुछ ना कुछ विशिष्ट शैली, उसका जो स्टाइल होता है वो अच्छी होती है। ठीक है, ये बताने की कोशिश की गई है इसमें। ओके गाइस, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहाँ पर यह संस्कृत पहली बार खोजी गई, इसी के नाम पर रखा गया। यानी किसके नाम पर रखा गया? जहाँ पर सबसे पहली बार ये सभ्यता खोजी गई, हड़प्पा में खोजी गई, तो हड़प्पा का नाम दे दिया गया। ठीक है गाइस, हड़प्पा संस्कृति के 2 प्रसिद्ध केंद्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। और पेपर में 1 नंबर का सवाल आता है तो 2 प्रसिद्ध केंद्रों का नाम बताइए हड़प्पा, जो हड़प्पा संस्कृति से जुड़े हुए। तो पहला हड़प्पा लिख देंगे, दूसरा मोहनजोदड़ो। ओके गाइस, नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 से 22 में दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई। ओके गाइस, इसका लीड कौन कर रहा था? नेतृत्व कौन कर रहा था? सर जॉन मार्शल। ठीक है गाइस, और इसमें कौन कौन था? दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी, इन दोनों ने मिलकर और इनका नेतृत्व किया सर जॉन मार्शल ने। तभी जाकर 1921 में 22 में हड़प्पा सभ्यता की खोज कामयाब हुई। ठीक है गाइस, इससे पहले भी हुई थी, मगर उसमें इतना अच्छे से डाटा उन्होंने दिया नहीं था और एनालिसिस इतना अच्छे से नहीं किया था, जिस वजह से हड़प्पा सभ्यता की पूर्ण रूप से खोज नहीं हुई थी। मगर जब 1921 से 22 का जो समय आया, उस समय अच्छे से खोज हुई। सो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता का काल विकसित सभ्यता 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। यानी इसमें सिंपल सी बात कही है कि जो हड़प्पा सभ्यता का समय क्या है? 1900 से लेकर 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व। आपके पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के सवाल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगला, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत, यानी ऐसे कौन से स्रोत है जिससे हमें हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिसके कारण हम आज पढ़ पा रहे हैं हड़प्पा सभ्यता को। तो स्टार्ट करते हैं। पहला, खुदाई से मिली इमारतें। जब लोगों ने वहाँ पर या पुरातात्विक ने वहाँ पर खुदाई की तो वहाँ पर क्या मिली? इमारतें मिली, और इमारतें वो बहुत पुरानी थी। ठीक है गाइस, ये भी एक हमारा स्रोत है। दूसरा, मृद भांड। अब ये मृद भांड क्या होता है? सिंपल सी चीज़ है मृद भांड। मृद यानी मिट्टी और भांड यानी बर्तन। मिट्टी से बने हुए बर्तन को हम मृद भांड कहते हैं। सो गाइस, जो नेक्स्ट हमारा जो इन्फॉर्मेशन है जिससे मिलती है वो है औजार, यानी कुछ प्रकार के औजार। अब इंसान है तो कोई ना कोई औजार का यूज करेगा, जैसे हल चलाने के लिए, किसी घास को काटने के लिए, या घर बनाने के लिए कुछ ना कुछ औजार का यूज करेगा। उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता में ऐसे औजारों का इस्तेमाल किया करते थे। और वही जो हड़प्पा सभ्यता में औजार वो मिले, किसको मिले? पुरातात्विक को। जो मिले आज वो जानकारी के स्रोत हैं, इसीलिए आज हम बुक में पढ़ पा रहे हैं। सो गाइस, नेक्स्ट हमारा आभूषण। आभूषण कैसे हो सकता है? क्योंकि उस समय के लोग जो आभूषण पहनते थे उनसे क्या पता चलता है? उनकी सांस्कृतिक, उनका कल्चर कैसा था, लोगों का माइंडसेट कैसा था, इसका भी पता चलता है।
नेक्स्ट, मूर्तियाँ भी एक इन्फॉर्मेशन का साधन है। क्यों? जो उस समय मूर्तियाँ थी उससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें कि उनका धर्म कैसा था, उनकी धार्मिक आइडियोलॉजी यानी विचारधारा कैसी थी, उनके समझने में हमें मदद मिलती है। मोहरे, लोग मोहरे किस लिए यूज करते थे? बेसिक सी बात है, वो बिजनेस के लिए यूज करते थे, व्यापार को आसान बनाने के लिए यूज करते थे। ठीक है, इससे हमें जानकारी मिलती है। आई होप आपको समझ आ रहा हो। नेक्स्ट हमारा हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्षेत्र, यानी हड़प्पा सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था उसके बारे में बताना है। तो पहला है अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश। यानी क्या है, अब नॉर्थ देखो, साउथ देखो, ईस्ट देखो, वेस्ट देखो। ठीक है, जो अफगान है वो आपके कहाँ मिलेगा? पश्चिम में मिलेगा। ठीक है, जम्मू नॉर्थ में मिलेगा। ठीक है गाइस, वैसे ही जो बलूचिस्तान है वो भी नॉर्थ और सो गाइस जो बलूचिस्तान है वो आपको नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा। और जो गुजरात है आपको कहाँ मिलेगा? गुजरात मिलेगा महाराष्ट्र के पास। राजस्थान भी जो है महाराष्ट्र के पास ही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश यानी वो कहाँ पड़ेगा? वेस्ट में पड़ेगा। यानी आप एक तरीके से नज़र डाल सकते हो कि हड़प्पा सभ्यता बहुत बड़े पैमाने पे फैली हुई थी, और जो अभी तक फैली है उसका हमने जो साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पे कह रहे हैं। और हड़प्पा सभ्यता वाकई में कितनी फैली होगी ये गाइस अभी इतनी खोज हुई नहीं है। सो गाइस नेक्स्ट है हमारा इसके प्रमुख स्थल। इसके प्रमुख स्थल मतलब हड़प्पा सभ्यता में ऐसे कुछ प्रमुख स्थल होंगे, फॉर एग्जांपल जहाँ पर सबसे हाई क्वालिटी की मैन्युफैक्चरिंग होती होगी उसकी एक अलग पहचान है, वहाँ पे जहाँ पे शिक्षा ज़्यादा मिलती होगी उसकी अलग पहचान है, जहाँ पर निवास ज़्यादा लोग करते हैं वहाँ पे एक अलग सोसाइटी एक अलग स्थल है। इसके अलावा जहाँ पर लोग अमीर है उनका एक अलग स्थल है। तो इसके बारे में पढ़ना है। तो गाइस पहला है नागेश्वर, बालाकोट, चिन्होदड़ो, कोटदीज, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन। कालीबंगन क्यों कहते हैं गाइस? क्योंकि काली चूड़िया, और बनावली और राखीगढ़ी इत्यादि। ठीक है। इस नेक्स्ट है हमारा एक नगरीय सभ्यता। एक नगरीय सभ्यता इसकी सबसे प्रमुख विशेषता इसकी नगर निर्माण योजना है। यानी जब हड़प्पा सभ्यता में नगर बन रहे थे, सिटी बन रही थी, तो इसको वेल प्लान्ड बनाया गया। यानी कैसे दरवाज़ा खुलना है, कहाँ पे सीढ़ियाँ होगी, कहाँ से पानी जाएगा घर का, सब कुछ वेल प्लान्ड था। ठीक है। सो गाइस हमारा जो नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की बस्तियाँ दो भागों में विभाजित थी। कौन से भागों में? दो भागों में। पहला है दुर्ग, दूसरा है निचला शहर। आप जैसे जानते हो गाइस कि दुर्ग क्या होता है? दुर्ग क्या होता है? दुर्ग होता है जो मिट्टी के टीले पर बसाया गया शहर होता है, मिट्टी के टीले पर बसाया हुआ नगर होता है। इस पर क्या होता था, जैसे ये मिट्टी का टीला है, ठीक है, इसके ऊपर शहर बसा दिया, और वहीं पे इस साइड जो निचला शहर होता था, जो नीचे में होता था, जिसको क्या कहा है दूसरे में, दूसरी बात में, दूसरे भाग में निचला शहर। तो जो ऊपर है उसमें कौन रहता था? राजा, पुरोहित, ब्राह्मण, ऐसे ऐसे लोग जो उच्च वर्ग के होते थे, जिनके पास शिक्षा ज़्यादा होती थी। और बाकी सब व्यापारी, छोटे मोटे व्यापारी कहाँ रहते थे? निचले वर्ग, निचले शहर में। छोटे मोटे व्यापारी हो गए, साहूकार हो गए, कृषक हो गया, निचले जो जितने भी गरीब लोग मजदूर होते वो निचले शहर में रहते थे। और ये ऊंचा शहर और निचला शहर ये क्या होता है? दुर्ग में जो ऊंचा शहर होता, ऊंचा नगर होता है, वो इसलिए होता है कि हर कोई सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि हर कोई फॉर एग्जांपल अगर कोई वॉर हुई, कोई लड़ाई हुई, तो ये ऊंचाई पर रहेंगे तो ये सुरक्षित रहेंगे। इसके अलावा बाढ़ आई और कुछ होंगे तो ये सुरक्षित रहेंगे, इसीलिए इन्होंने सेफ्टी की जगह चुनी। आई होप गाइस आपको समझ आया हो। तो गाइस जो हमारा अगला है, हड़प्पा सभ्यता में सड़कों और गलियों को एक ग्रिड पद्धति द्वारा बनाया गया था, और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। किस पर काटती थी? समकोण, यानी 90 डिग्री पे काटती थी। और आप हड़प्पा सभ्यता में सड़कों और गलियों को देखोगे तो वो 90 डिग्री पे काटती थी। क्यों? क्योंकि वो सिटी वेल प्लान्ड बनी हुई थी, वो सोच समझ के बनाई गई थी वो। ओके गाइस। सो नेक्स्ट हमारा जल निकास प्रणाली अद्भुत थी। किसकी? हड़प्पा सभ्यता की। अब जैसे जानते हो कि जो घरों का गंदा पानी और नालियों द्वारा निकलता था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में जो नालियाँ थी वो बहुत अच्छी बनाई जाती थी, ठीक है, और घर भी बहुत अच्छे बनाए जाते थे। घरों की नालियों को गली की नालियों से जोड़ा जाता था। नालियाँ पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। कौन सी ईंटों से? पक्की ईंटों से, ताकि कोई भी वाटर से संबंधित इशू ना हो। ओके गाइस। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता में गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल जैसे खाद्य पदार्थ के इस्तेमाल का अनुमान है। यानी कुछ साक्ष्य पुरातात्विक को मिले, जैसे गेहूँ, दाल, सफ़ेद चना, तिल। ये याद कर लेना गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है? इन खाद्य पदार्थ का इन्होंने इस्तेमाल किया।
सो गाइस नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता में भेड़ हो गया, बकरी हो गया, भैंस हो गया, सुअर जैसे जानवरों का अस्तित्व अनुमान है। कैसे पता चलता है? इनकी हड्डियां बची हुई है, इनके दांत बचे हुए हैं, ठीक है, इनके कंकाल जो बचे हुए उनके आधार पर पुरातात्विक ने ये अनुमान लगाया कि इन सब चीज़ों का, इन सब पशुओं का यानी जानवर का अस्तित्व था उस समय। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा में पाई जाने वाली लिपि को पढ़ने में विद्वान अभी तक असमर्थ है। ठीक है गाइस। हड़प्पा की लिपि क्यों नहीं पढ़ी जा सकती? क्योंकि वो चित्रात्मक है, वर्णात्मक नहीं है। ठीक है, कुछ लिखा नहीं उसमें, उसमें चित्र बना रखे बहुत अजीब अजीब तरीके के। ठीक है, इसीलिए आज तक विद्वान उसे पढ़ नहीं पाए और उनकी चिन्हों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। अगला, हड़प्पा की लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती है। कहाँ से? दाई से बाई ओर लिखी जाती है। ठीक है, एक अलग ही है, दाई से बाई ओर लिखी जाती है। और आज के समय में बात करें 2020 में, 2020 में, तो क्या होता है, हम आज की बात नहीं कर रहे, आज से पहले की बात कर रहे हैं कि क्या करते थे हम, यहाँ इस साइड से लिखते थे इस साइड की ओर, मगर क्या बात कर रहे हैं हड़प्पा में दाई ओर से बाई ओर लिखी जाती थी, नहीं, यानी इस साइड से एरो बनता था उनका, यानी इस साइड से लिखना स्टार्ट करते थे और यहाँ पे एंड होता था उनका। समझ रहे होगा इस। और चिन्हों की संख्या कितनी थी? 375 से 400 के बीच ये चिन्हों की संख्या है। चिन्हों की संख्या भी बहुत है, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता। कितनी है? 375 से 400 के बीच। तो गाइस हमारा नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में बाट का प्रयोग संभवतः आभूषणों और मनके को तोलने के लिए होता था, जो चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। बाटों के निचले मापदंड दो आधारी थे। मतलब क्या था, जो बाट है उसका यूज किस लिए करते थे? तोलने के लिए करते थे। किस चीज़ को तोलने के लिए? जो महंगी चीज़ है। महंगी चीज़ कैसे? आभूषण, जो ज्वेलरीज होती थी, मनके गाइस, उनका तोलने के लिए किया जाता था। और जो चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। कौन से पत्थर से? चट नामक पत्थर से यूज होता था आभूषणों मनके बनाने में। किसका? बाट का। अगला है, चुनौदड़ो शिल्प उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। तो गाइस इसमें से क्वेश्चन भी बनते हैं। तो चुनौदड़ो शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातुकर्म, मोहर बनाना, चट बाट बनाना शामिल है। चट जो गाइस हमने अभी यहाँ पर पढ़ा, चट यानी पत्थर से बाट बनाए जाते थे। देखो गाइस, शिल्प उत्पादन में कौन कौन से कार्य आ रहे हैं? मनके बनाना, धातु, शंख की कटाई, मोहर निर्माण, चट बनाना, ये सब कार्य क्या हो रहे हैं? बनाए जा रहे हैं। ठीक है गाइस, जिससे क्या हो रहा है, जो चुनौदड़ो है शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है, जहाँ पे बड़े पैमाने पर शिल्प का उत्पादन हो रहा है। शिल्प के उत्पादन में बहुत सारी चीज़ें आ रही है, जैसे मनके, शंख, धातु, मोहर, चट, बाट, ये सब आ रहा है। मनके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ, कौन कौन से पदार्थ मनके बनाने में यूज होते हैं? गाइस कौन कौन से मनके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ, यानी मनके में अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती थी, कौन कौन सी क्वालिटी, कौन कौन सी प्रोडक्ट से वो बनता था, उसके बारे में। अलग अलग चीज़ों से बनता था, 3 तरीके से बनता था। पहला तरीका था पत्थर, दूसरा धातु, तीसरा अन्य पदार्थ। ठीक है गाइस, तो पहला पढ़ते हैं हम पत्थर। पत्थर में क्या था? सैलखड़ी, क्वार्ट्ज, स्वाफ्टिक, कार्नीलिया, जैस्पर, इन सारे ये पत्थरों के नाम है जिनसे मनके बनाए जाते थे। और धातु में कांसा, तांबा, सोना, ठीक है गाइस, ये बनाया जाता था। सोना तो खैर बाद में आया, मतलब एक तरीके से जो सबसे बड़े तौर पर तांबे का यूज किया, फिर उसके बाद कांसे का, फिर सोना। ठीक है, अन्य पदार्थ है शंख, फ्योंस और पक्की मिट्टी। ठीक है, शंख, फ्योंस और पक्की मिट्टी। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट है, मोहरे और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। यानी जो मोहरे होती थी क्या करती थी? लंबी दूरी की संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल, आपको यहाँ बैठे कहीं दूसरी जगह पर व्यापार करना है, तो अब मोहरों अपनी मोहर देंगे ना, तो उस पर कुछ ना कुछ ऐसी चिन्ह होते थे जिससे पता चल जाता था कि वो मोहर आपकी है, जिससे सामान की सुरक्षा भी तय होती थी। ठीक है, इसके अलावा लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने, कम्युनिकेशन का एक बहुत अच्छा साधन था जो व्यापारियों के बीच में था। अगला है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा स्थल में मिले शवधान यानी जो कब्रिस्तान होते हैं जहाँ पर शवों को दफनाते हैं, उसे शवधान कहते हैं। ठीक है, इस मृतकों को गर्तों में दफनाया गया था। इसके साथ मृत भांड आदि के अवशेष मिले। शवधान के अध्ययन से सामाजिक आर्थिक विभिन्नता का पता चलता है। ठीक है, इस पेपर में क्वेश्चन आएगा सामाजिक आर्थिक विभिन्नता, उसमें एक पॉइंट ये भी लिख सकते हो कि शवधानों का प्रयोग होता था। शवधानों का प्रयोग किस लिए? शवों को दफनाने के लिए। और इसमें मृत भांड यानी जो लोग मरा है उसको दफनाया गया है, उसके साथ क्या कर रहे हैं, वो बर्तनों को भी डाल रहे हैं, मिट्टी के बने हुए बर्तनों को। इससे क्या पता चलता है? सामाजिक आर्थिक विभिन्नता का भी पता चलता है। इसके अलावा वहाँ पर आभूषण को भी डाला गया, उनकी जो फेवरेट चीज़ है उनको भी डाला गया।
सो गाइस जो हमारा नेक्स्ट है, जिससे क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के संभावित कारण, जो पेपर में आता रहता है। तो पहला जलवायु परिवर्तन। ऐसा माना जाता है कि पुरातात्विक ने ऐसा अनुमान लगाया कि जलवायु परिवर्तन हो गई होगी, जिसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया होगा। वनों की कटाई, अत्यधिक उन्होंने पेड़ को काट दिया होगा, जिससे पर्यावरण नष्ट होने लगा होगा, जिससे मिट्टी की पकड़ कम हो गई होगी और हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया होगा। और बाढ़, भूकंप, नदियों का मार्ग बदलना, नदियों का सूख जाना, भारी आक्रमण, ऐसे ऐसे उन्होंने अनुमान लगाए, जो पेपर में आप लिख सकते हो। ठीक है। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता की हर घरों में ईंट के फर्श से बना एक स्नान घर होता था, जिसकी नालियाँ दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी होती थी। स्नानाघर, ठीक है, किससे बना था? ईंट के फर्श से बना होता था। ठीक है गाइस। और उसकी जो नालियाँ दीवार से के माध्यम से नाले से जुड़ी होती थी, सड़कों की नालियाँ जुड़ी होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि गंदा पानी जो घर का है वो नालियों के माध्यम से निकल सके। नेक्स्ट, महंगे पदार्थ से बनी दुर्लभ वस्तुएं, यानी ऐसी वस्तुएं जो महंगे पदार्थ से बनी हुई है, वो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों से मिली है। जैसे स्वर्ण भूषण, फ्योंस से बने लघुपात्र। जो भी ये मटेरियल है, स्वर्ण भूषण और फ्योंस, ये क्या है? महंगी पदार्थ से बनी हुई वस्तु है। इसका यूज भी कौन करता होगा? उच्च वर्ग। सो गाइस हमारा नेक्स्ट है, कच्चा माल प्राप्त करने के लिए सुदूर क्षेत्रों में विशेष अभियान भेजते थे। जैसे तांबा के लिए खेतड़ी, ओमान व सोने के लिए दक्षिण भारत के लिए। यानी हड़प्पा सभ्यता में क्या होता था? लोगों का समूह ना, कुछ ग्रुप्स जाते थे, किसको ढूंढने के लिए? माल को, कच्चे माल को ढूंढने के लिए। ठीक है, जिससे उनका व्यापार आगे बढ़ सके। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, तांबा कहाँ से मिलता था? खेतड़ी से। ओमान व सोने के लिए, सोना के लिए कहा गए थे दक्षिण भारत के लिए प्रस्थान किया था उन्होंने। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम को भ्रम था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा की घाटी में पनपने वाले शहर के ही साथ हुआ। तो कैसे इनका भ्रम यही निकला डायरेक्टर जनरल कनिंघम का? क्योंकि ये नहीं खोज कर लेते सबसे पहले, इनका नाम नहीं होता, मगर खोज तो इन्होंने की थी, पता तो इन्हीं को चला था, मगर जो पूर्ण रूप से पता इनको नहीं चला था। क्यों नहीं चला था? ये ऐसा मानते थे कि ये गंगा नदी घाटी से जुड़ी हुई सभ्यता है। ठीक है गाइस, मगर इनका अनुमान गलत था, वो तो सिंधु घाटी की सभ्यता है। ठीक है गाइस। और इन्होंने क्या गलती की थी? इन्होंने जो बुक्स थे ना गाइस, बुक्स को ही पढ़ना ज़्यादा प्रेफर किया। इसके अलावा इन्होंने ये प्रेफर नहीं किया कि मैं उस स्थान को जाऊं और पूरा सर्वेक्षण करूं, उसकी खुदाई करूं, मूर्तियों का एनालिसिस करूं, इसके अलावा घर कैसे है, उनका डिजाइन कैसा है, उनके बारे में अध्ययन करूं। तो उन्होंने क्या किया? बस एक बुक, मतलब बुक्स जो पुरानी पुरानी बुक्स होती है, वृत्तांत होते हैं, यात्रा वृत्तांत होते हैं, उन्हीं पर निर्भर थे ये। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की योजना भवन निर्माण कला, व्यापार एवं आधुनिकता के आधार पर इसे एक नवीन प्राचीन सभ्यता की संज्ञा भी दी जाती है। किसकी संज्ञा जाती है? नवीन प्राचीन सभ्यता, यानी एक ऐसी सभ्यता जो नवीन है, नई है। क्योंकि यहाँ की योजना और भवन निर्माण कला, व्यापार, आधुनिकता के आधार पर। क्यों? जो इनकी योजना, जो इनका प्लान था घर बनाने का, भवन बनाने का, व्यापार करने का, ये सब क्या आधुनिक रूप से देखा जाता है। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ आया। और आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो।